students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study history chapter named the Vijayanagar and Bahmani Kingdom. So student, if you have not seen the previous video of this chapter, I have given the link in the description box. You may check it out. So student, today we will start from the Bahmani Kingdom, and this is a part 2 of this chapter. And part 1 we have done in that part of the video we have done the Vijayanagar kingdom and all about Krishnadev Rai. History 5. Hampi, the capital of Vijayanagar, was a splendid city. जो हम्पी है, जो कैपिटल थी विजयनगर की, वो बहुत ही शानदार सिटी थी. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1986 एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड दिस साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986. इसको धरोहर माना गया फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके थ्रू? यूनेस्को के थ्रू 1986 में. और इसका जो सर्कमफ्रेंस है कितना है बड़ा? 96 किलोमीटर. और ये सराउंड है 7 वॉल से, यानी कि ये पूरा घिरा हुआ है 7 दीवार से. इट्स मैग्निफिसेंस वाज अटेस्टेड बाय लार्ज पैलेसेस, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स. और जितना ये बड़ा है इसमें और क्या है? बड़े बड़े पैलेसेस है, महल है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स और ब्यूटीफुल टेम्पल है. The finest temple in Hampi are the Vitthal temple and Virupaksha temple. जो finest temple है, बहुत ही अच्छे temple है, जो वो हम्पी और विठला टेम्पल और विरूपाक्षा टेम्पल है. जो ruins है हम्पी के, यानी कि जो remains है अब कर्नाटका में है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं ग्लोरी और ग्रैंडर किसका? विजयनगर एम्पायर का. ग्रैंडर यानी कि उनकी शान, जो ग्लोरी थी, उनकी गाथा. The end in 1529, Krishnadev Rai became seriously ill and died soon after. 1529 में जो कृष्णदेव राय थे वो बीमार पड़ गए थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई. उनकी डेथ के बाद एक स्ट्रगल, संघर्ष होने लगा. सक्सेशन अमंग हिज रिलेशन, यानी कि जो भी उनके रिलेशन थे उसमें, बिकॉज हिज सन्स वर माइनर्स, उनके सन बहुत ही कम थे, तो इसलिए वहां स्ट्रगल, यानी कि गद्दी को लेकर, थ्रोन को लेकर. अल्टीमेटली इन 1543 सदाशिव राय असेंडेड द थ्रोन. 1543 में सदाशिव राय गद्दी पे बैठे. इसलिए जो सदाशिव राय रूलर केवल नाम के थे, जो एक्चुअल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल रामा राय ने की. और 1565 में जो रूलर्स थे डेक्कन स्टेट के, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन्होंने एक एलियंस, यानी कि आपस में मिल गए, इन्होंने संधि की और डिफीट कर दिया विजयनगर फोर्सेस को. किस बैटल में? बैटल ऑफ तलीकोटा एंड बैटल ऑफ रक्षासा टांगडी. जो राम राय है वो कैप्चर्ड, यानी कि उनको पकड़ा गया और एग्जीक्यूट किया गया. जो सिटी थी विजयनगर की, जो वो प्राइड थी मेडिवल वर्ल्ड का, वाज मर्सीलेसली डिस्ट्रॉयड. और ये क्या हो गई? अब डिस्ट्रॉयड हो गई. क्यों? क्योंकि ये जो थे इस वाले फोर्स, इस वाली जो बैटल हुई थी, ये दोनों बैटल ऑफ राक्षसा टांगड़ी और बैटल ऑफ तालीकोटा, तो इसमें जो विजयनगर फोर्सेस थी वो डिफीट हो गई थी. तो इसलिए ऐसा हुआ. जो सिटी थी विजयनगर की, वो जो प्राइड थी मेडिवल वर्ल्ड का, वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई. बेरहमी से उसको डिस्ट्रॉय किया गया. Although the विजयनगर एम्पायर continued for almost 100 years, और इसके बावजूद जो विजयनगर एम्पायर है वो फिर कंटिन्यू रहा 100 ईयर तक इस बैटल के बाद भी. इट नो लॉन्गर एंजॉयड इट्स अर्लियर पावर एंड पोजीशन. और अब वहां ऐसी पावर और पोजीशन नहीं रही जैसे पहले रहती थी. मतलब वो अभी भी चला, 100 साल तक चला, पर वहां पे पावर और पोजीशन वैसी नहीं थी जैसे होता था विजयनगर सिटी में. Now start from here the Bahmani kingdom. The Bahmani kingdom was established in 1347 by Alauddin Hassan. जो Bahmani kingdom है वो एस्टेब्लिश हुआ 1347 में. और किसने एस्टेब्लिश किया उसको? अलाउद्दीन हसन ने किया. वो एक अफगान ऑफिसर थे, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के. आफ्टर हिज कोरोनेशन ही टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह. और जब उनका जो वहां पे जो उनका राज्याभिषेक हुआ, जब उनको टाइटल दिया गया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का, इट इज फ्रॉम दिस टाइटल दैट द किंगडम वाज कॉल्ड बहमनी किंगडम. तो हसन बहमन शाह का उनको टाइटल दिया गया और इसी से ये जो टाइटल दिया गया उस किंगडम को, तो इसलिए इस किंगडम का नाम पड़ा बहमनी किंगडम. तो आप इसको ध्यान रखना कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इस वाले टाइटल को उनको दिया गया और इसी वजह से बहमनी किंगडम, बहमन से बन गया बहमनी किंगडम. अलाउद्दीन मेड गुलबर्ग हिज कैपिटल. उन्होंने गुलबर्ग अपनी कैपिटल बनाई और उन्होंने रिबेलियस नोबल्स, यानी कि जो नोबल जो राजा के दरबार में बैठते थे, जो हाई क्लास लोग थे, वो विद्रोही लोग थे, जो उनको क्रस्ट, यानी कि उनको डिफीट किया. एंड एस्टेब्लिश पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम. अपने किंगडम में लाई शांति और समृद्धि. अलाउद्दीन हसन डिवाइडेड द किंगडम इनटू 4 प्रोविंसेस कॉल्ड द तरफ. जो अलाउद्दीन हसन है उन्होंने जो अपना किंगडम है उसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिसको बोला गया तरफ्स. ये थे
जो जिनके नाम है गुलबर्ग, बरार, बिदार और दौलताबाद। जो ऑफिसर थे वो इंचार्ज में थे इन प्रोविजंस के और उनको बोला गया तरफदार। तो तरफ क्या हो गए, जो 4 प्रोविजंस में डिवाइड हुए और इनके जो इंचार्ज थे, इनको जो देख रेख करते थे, उनको बोला गया तरफदार। जो बहमनी किंगडम है वो कब तक रहा, 1527 तक, और उसमें 18 किंग्स थे। इन रूलर्स में से जो फेमस थे वो थे अलाउद्दीन हसन, मोहम्मद फर्स्ट, फिरोज शाह बहमनी और अहमद शाह फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह बहमनी के बारे में। जो बहुत ही रिमार्केबल रूलर है बहमनी किंगडम के वो थे फिरोज शाह बहमनी। जो फिरोज शाह थे वो एक कैलीग्राफिस्ट थे। कैलीग्राफिस्ट का मतलब जो लिखते हैं बहुत ही अच्छी राइटिंग में, और पोएट भी थे। ही न्यू अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, जैसे पर्शियन, अरेबिक। कैलीग्राफिस्ट किसको बोलते हैं, जो जानते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लिखना, उसकी आर्ट। और ऐसी लैंग्वेज में जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में। वो ये चाहते थे कि डेक्कन जो है उसको कल्चर सेंटर बनाए इंडिया का। इसलिए जो लर्नड मैन है यानी कि जो सीखे हुए लोग थे, जिनको आता था, इंडिया से ही नहीं पर ईरान और इराक से, वो चाहते थे कि यहाँ से भी क्या हो, लोग आए और ये कल्चर सेंटर बने इंडिया का। उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बनाया, दौलताबाद में बनाया। ऑब्जर्वेटरी यानी कि जहाँ पे कुछ देखा जाता है, महसूस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है चीजों को, तो उन्होंने वो बनाया वहां पे दौलताबाद के नजदीक में। जो अहमद शाह फर्स्ट थे, उनको वाली जाना जाता है और संत भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एसोसिएशन था सफी संत से, गेसु दराज से। वो उन्होंने इन्वेट यानी कि आक्रमण किया वरंगल में, उन्होंने डिफीट और किल किया रूलर को, और उनके साथ एनेक्स मोस्ट ऑफ हिज टेरिटरीज, उन्होंने ले ली उनकी टेरिटरीज। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार इन 1424। उन्होंने अपनी कैपिटल गुलबर्ग से बिदार ट्रांसफर की, शिफ्ट की 1424 में। अब मोहम्मद गवान का जो रोल है वो हम पढ़ेंगे इसमें। जो बहमनी किंगडम है वो एक ऐसी हाइट पे पहुंच गया था अपनी ग्लोरी की वजह से। कब? जब वहां प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी थी, महमूद गवर्न की थी। ये गोल गुंबज है बीजापुर में। He was the prime minister during the reign of मोहम्मद शाह थर्ड। वो प्राइम मिनिस्टर थे कब, किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह थर्ड के, जिनको क्रोन किया गया, जिनको पहनाया गया ताज अर्ली एज ऑफ 9 साल की उम्र में। सिंस द मोनार्क वाज टू यंग टू रूल, जैसे कि जो मोनार्क था, वहां का किंगडम था, वो उनके लिए क्या था, वो बहुत ही ज्यादा जवान थे, यानी कि उनकी एज बहुत ही कम थी रूल करने की। जो एंटायर बर्डन था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मोहम्मद गवान पे फिर पड़ गया। मतलब जो मोहम्मद शाह थर्ड थे, जिनको नवाजा गया क्रोन से, तो वो बहुत ही छोटी एज में 9 साल के थे जब वो, तो इतनी एडमिनिस्ट्रेशन उनपे जो, वो बहुत ही छोटे थे इसको संभालने के लिए। तो जो भी उसका भार पड़ा वो किस पे पड़ गया, महमूद गवर्न पे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी रही, महमूद गवर्न की। देयर वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन डेक्कनी एंड परदेसी। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा डेक्कनी और परदेसी के बीच में, ये जो नोबल्स थे इन दोनों के बीच में इस पीरियड में। जो डेक्कनी नोबल्स थे वो लोकल ओरिजिन के थे, यानी कि वहीं के लोग। जो परदेसी थे वो फॉरेन ओरिजिन थे, यानी कि बाहर के लोग। जो महमूद गवर्न थे वो एक परदेसी थे और उन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। हाउएवर ही फेल्ड टू यूनाइट दीज टू ग्रुप्स ऑफ नोबल्स, पर वो फेल रहे। उन्होंने ये पॉलिसी तो अपना दी कंसिलिएशन की, ठीक है, एक ये जो जिसमें एक हो दोनों, पर जो वो फेल हो गए किसको, इन दोनों ग्रुप को एक करने में। ये जो नोबल्स के ग्रुप थे कौन, डेक्कनी और परदेसी। महमूद गवर्न ने इंट्रोड्यूस किया एक बहुत सारे रिफॉर्म। उन्होंने रिड्यूस किया पावर किसकी, तरफदार की, और फिक्स की उनकी सैलरीज, और उसके बाद जो फाइनेंस है स्टेट और आर्मी के, उनको देखा। और इस वजह से ये जो रिजल्ट रहा इन रिफॉर्म का, यानी कि जो भी उन्होंने सुधार किए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बन गई। दिस वाज नॉट लाइक बाय द लोकल गवर्नर। जो लोकल गवर्नर थे उन्होंने ये पसंद नहीं किया, और उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा गवर्न के अगेंस्ट। फिर उन्होंने कन्विंस किया किंग को, किसको, महमूद गवर्न की डिसलॉयल्टी को। उन्होंने ये माना कि जो किंग महमूद है उनकी डिसलॉयल्टी यानी कि वफादार नहीं है, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि फिर बंद कर दिया। सून आफ्टर दिस द बहमनी किंगडम बिगेन टू डिक्लाइन। और फिर इसके बाद जो बहमनी किंगडम है वो डिक्लाइन होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा, एंड फाइनली गॉट डिवाइडेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और फिर 5 इंडिपेंडेंट किंगडम में डिवाइड हो गया, जो थे अहमदनगर, बरार, बिदार, बीजापुर और गोलकोंडा में। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हेल्ड की। फिर उसके बाद महमूद गवर्न को क्या बांध दिया, वफादार नहीं है वो। कंट्रीब्यूशन टू द बहमनी किंगडम पे अब क्या योगदान है बहमनी किंगडम का। जो बहमनी किंगडम है वो एक्ट करता है कल्चरल ब्रिज, जैसे कि उन्होंने कल्चर सेंटर इंडिया में बना दिया था, ठीक है। तो वो चाहते थे कि जो भी ये लोग हैं, मतलब आर्टिस्ट वगैरह, वो भी आए, और उन्होंने ये मानते थे कि कल्चर सेंटर बनाए इंडिया को। जो बहमनी किंगडम है उसने एक
ऐसे एक्ट किया कल्चरल ब्रिज, किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ, यानी कि कुछ अलग अलग जगह से लोग आते थे। जो बेमनी रूलर्स है वो किसके शौकीन थे, किसके दीवाने थे, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर के। और उसमें से कुछ फेमस स्कॉलर उस टाइम के कहां से थे, ईरान और इराक से, उनको इनवाइट किया जाता था बहमनी कोर्ट से, यानी कि बाहर से भी लोगों को इनवाइट किया जाता था। जो बहमनी रूलर्स हैं वो फिर शौकीन थे उर्दू लैंग्वेज और इस्लाम के भी। जो कॉन्फ्लिक्ट है विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में, द्वंद्व क्या था, वो वॉर क्या थी, वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड द बहमनी किंगडम वर ऑलमोस्ट अ रेगुलर फीचर एंड कंटिन्यूड टिल द टू किंगडम एक्सिस्टेड। जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच में, विजयनगर और बहमनी किंगडम में, वो इनका एक रेगुलर फीचर था और ये जारी रहा जब तक कि जो दो किंगडम है वो एग्जिस्ट रहे, जब तक कि रहे वो। द मेन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट वर द फॉलोइंग, उनके बीच में जो वॉर का रीजन था, जो द्वंद्व थे चलते, वो ये थे। जो दोनों किंगडम थे वो चाहते थे कंट्रोल करना फर्टाइल रायचूर डोआब को। जो ये रीजन है ये किस नदियों के बीच में है, कृष्ण और तुंगभद्रा रिवर के। तो इन दोनों को कंट्रोल करना चाहते थे, यानी कि अपनी पावर लाना चाहते थे, वहां पे अपने अंडर में लाना चाहते थे उनको, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वेल्थ थी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी थे। क्योंकि ये जो रीजन था ये किसके बीच में था, कृष्णा और तुंगभद्रा के रिवर्स के बीच में, इसलिए यहाँ जो क्रॉप वगैरह होती होगी, लैंड फर्टाइल रहा होगा, तो ये उन्होंने जाना कि हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा वार की क्या रहती थी, कंडीशन रहती थी। आपने जैसे बहुत सारे आपने क्या देखे होंगे, शो देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें भी जो राजाओं के जो अभी आप सुनते आ रही हैं, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि उनके बीच में रीजन की जो रीजन होते हैं उनका मेन रीजन यही होता है। Both the kingdom wanted access to the Godavari basin, which had numerous ports, through which trade was carried out with no foreign countries. जो किंगडम थे दोनों, अब ये क्या चाहते थे, जो गोदावरी बेसिन है, ठीक है, वहां पे भी चाहते थे कि हम यहाँ पे भी क्या करें, अपना कंट्रोल करें, जिसमें कि बहुत ज्यादा पोर्ट्स थे और जिससे कि वो ट्रेड करना चाहते थे फॉरेन कंट्रीज के साथ। बोथ द किंगडम्स वांटेड टू कंट्रोल द कोंकण कोस्ट, ये जो किंगडम थे वो चाहते थे कंट्रोल करना कोंकण कोस्ट को, जो बहुत ही फर्टाइल था और इसमें पोर्ट था, गोवा का पोर्ट था ये, कौन, कोंकण कोस्ट। इस पोर्ट से वो चाहते थे जो गुड क्वालिटी हॉर्सेस है वो इंपोर्ट हो, यानी कि वो क्या करें, ले वहां से आए वो, और कहां से करें वो इंपोर्ट, इसको ईरान और इराक कंट्री से करें और इस पोर्ट के थ्रू आए, मतलब उनको वो चीजें वहां से मिले। Both the kingdoms wanted to control the diamond mines of गोलकंडा। अब गोलकंडा में जो ये दोनों किंगडम थे चाहते थे इनका कंट्रोल यहाँ भी हो, जहां बहुत सारी डायमंड यानी कि जो हीरा है उसकी खान थी। अब यहाँ पे महमूद मदरसा, ठीक है, तो यहाँ पे जो महमूद है उनका मदरसा था। एडमिनिस्ट्रेशन द विजयनगर एम्पायर, अब वहां का जो प्रशासन था विजयनगर एम्पायर क्या था, जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी थी विजयनगर एम्पायर में, और वो गॉड के इक्वल में मानते थे वहां लोग उनको। उनकी जो बुक है पॉलिसी पे, यानी कि कृष्णदेव राय एडवाइस करते थे किंग को बहुत ही केयर से, और according to your power you should attend to the work of protecting the good and punishing the wicked without neglecting anything that you see or hear। अब उनकी जो बुक थी पॉलिसी की, कृष्णदेव राय ने एडवाइस किया है किंग को कि जो किंग है उसको कैसे रहना चाहिए, यानी कि जो उसकी पावर होगी उसको देख के क्या करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, और जो बुरे हैं लोग हैं उनको, जिसने कोई बुरा काम किया है उनको सजा देनी चाहिए और किसी के बोलने में या देखने में ना आए, मतलब अगर आप देखते हो या सुनते हो तो उनपे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा उनको। सिंस विजयनगर वॉज अ लार्ज किंगडम, इसलिए जो विजयनगर है बहुत ही बड़ा किंगडम था, वहां बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था और उसको डिवाइड किया गया राज्य और मंडलम यानी कि प्रोविंसेस में, जिसको फर्दर डिवाइडेड किया गया, उसको भी डिवाइड किया गया बाद में नाडूस यानी कि डिस्ट्रिक्ट, स्थला यानी कि उनकी सब डिस्ट्रिक्ट, और ग्राम यानी कि विलेजेस यानी कि जिले में, फिर उप जिले में, और फिर गांव में यानी कि ग्राम जिसको बोला गया। जो किंग थे उनको कौन हेल्प करता था, इंपीरियल काउंसिल यानी कि जो लोगों की एक कमेटी बनी रहती है ना, जिसमें वेलफेयर देखते हैं, हर चीज का डिसीजन लेते हैं, तो ये जो मिनिस्टर थे उनकी काउंसिलिंग थी, ये ग्रुप था लोगों का। जो इंपीरियल काउंसिल थे उनमें नायकास थे यानी कि जो मिलिट्री के चीफ्स थे, कहां से, इन प्रोविंसेस से, जो मंडल से, उन प्रोविंसेस से जो मिलिट्री चीफ्स थे। फ्यूडल वेसल्स थे यानी कि जो फ्यूडल थे, फ्यूडल यानी कि फ्यूडल सिस्टम आपने पहले भी पढ़ा होगा, यानी कि जिसके नीचे राजा हुआ सबसे सुपीरियर, फिर उसके नीचे कौन, वो नोबल्स, फिर उसके नीचे आएंगे कौन, ये क्षत्रियास वगैरह। तो आपने ये देखा होगा कि ये एक सिस्टम था, ठीक है, जिसपे कि जो लैंड चलता था, लैंड यानी कि पीजेंट्स थे जो उस लैंड को लेते थे, और जो लोग उस खेत को करते थे उनको क्या करते थे, उनको उनकी वो जो सिक्योरिटी रखते थे, वो ऐसा था ना ये सिस्टम में। और स्कॉलर्स, पोएट्स और मर्चेंट्स और एम्बेसडर्स भी फॉरेन किंगडम से
ये क्या हुआ है, ये जो नायकास थे इसमें क्या क्या था मतलब, ठीक है। जो मिलिट्री चीफ्स थे वो यहाँ से थे, प्रोविंसेस थे, स्कॉलर थे, पोएट्स थे, मर्चेंट्स थे और एम्बेसडर थे फॉरेन किंगडम के। जो हिस्टोरियंस थे उनको रिगार्ड किया गया इंपीरियल काउंसिल एक बॉडी जिसका फंक्शन है मोर सेरेमोनियल देन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो जिनका फंक्शन है सेरेमोनियल करना, जिससे ज्यादा किससे, प्रशासन से ज्यादा सेरेमोनियल करना। जो काउंसिल थे मिनिस्टर के, दाओ स्मॉलर इन साइज, वो छोटे छोटे थे साइज में, किसके कंपैरिजन में, इंपीरियल काउंसिल के कंपैरिजन में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट कंसिस्ट ऑफ 8 मिनिस्टर्स, ये माना जाता है कि इसमें क्या था, 8 मिनिस्टर थे। ये जो मिनिस्टर थे इनको बोला गया दंडनायकास, यानी कि लॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो इसमें प्रोविंस थी उनका गवर्नर था, और सबसे पहले जो रॉयल प्रोविंसेस थी उनको अपॉइंट किया जाता था गवर्नर्स के फॉर्म में। उसके बाद नोबल्स, फ्यूडल, वेसल्स ये अपॉइंट किए जाते थे गवर्नर्स के फॉर्म में। जो गवर्नर थे उनके पास क्या थे, बहुत ही ज्यादा मेजर थे फ्रीडम के। वो हेल्प करते थे अपना कोर्ट, अपॉइंट करते थे अपनी ऑफिसर, मेंटेन करते थे अपनी आर्मी को, और अपने क्वाइंस इश्यू करते थे। ईच गवर्नर पेड अ फिक्स कंट्रीब्यूशन, हर एक गवर्नर पेड करता था एक फिक्स कंट्रीब्यूशन इन मैन एंड मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को। द अमारा नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जो ये इनका अमारा नायका सिस्टम था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इनोवेशन था, इन्वेंशन था विजयनगर एम्पायर में। जो किंग था वो ग्रांट करता था टेरिटरी, जिसको बोला गया अमाराम, विद अ फिक्स रेवेन्यू। में फिक्स रेवेन्यू वो फिक्स करते थे कि इसको मिलिट्री कमांडर्स को, और ये जो मिलिट्री चीफ्स या नायकास थे वो मेंटेन करते थे फिक्स नंबर ऑफ फूट सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, किसकी सर्विस के लिए, स्टेट की सर्विस के लिए। फिर वो ट्रिब्यूट को सेंड करते थे किंग को एनुअली बेसिस पे, और पर्सनली अपीयर इन द रॉयल कोर्ट में अपने आप अपीयर होना पड़ता था उनको, गिफ्ट के साथ एक्सप्रेस करने के लिए अपनी वफादारी को। और जो किंग थे वो ओकेजनली, यानी कि जब ओकेजन होते थे वो उनको कंट्रोल दे देते थे, asserted their control over them by transferring them from one place to another। उनको कंट्रोल दे देते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर होगा। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो विजयनगर एम्पायर था एक बहुत ही वेल्थिएस्ट किंगडम था साउथ का। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड इसके मेन सोर्सेस थे इनकम के, और जो लैंड थे उनको एक्सेस, और जो लैंड रेवेन्यू उसको फिक्स किया जाता था, जितना वो आपका प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 यानी कि उनको रेवेन्यू के फॉर्म में देना पड़ेगा। जो लैंड रेवेन्यू उसको कैसे पेड करते थे, वो कैश फॉर्म में या काइंड फॉर्म में। जो इंप्रूव किया यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, और जो रूलर्स है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे यहाँ के, लैंड रेवेन्यू वाज टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो रूलर्स थे वो कंस्ट्रक्ट करते थे इरिगेशन टैंक, यानी कि एग्रीकल्चर को और अच्छा करने के लिए वो कैनल्स बनाएंगे, नहर बनाएंगे, डैम बनाएंगे, इरिगेशन टैंक्स बनाएंगे। जो ड्यूटीज थी किस पे, ट्रेड और कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन थे वो कंट्रीब्यूट करते थे एक लार्ज शेयर को स्टेट रेवेन्यू के लिए। और जो अदर सोर्सेस है इनकम पे वो थे प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, ग्रेजिंग टैक्स देते थे, एक्सरसाइज ड्यूटी देते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देते थे, और टैक्स देते थे प्रोफेशनल्स पे, जैसे कि जो फिशरमैन होगा, जो शेफर्ड्स होंगे, ठीक है, उन पे देते थे। एंड म्यूजिशियन, यानी कि उन पे भी, और टैक्स मैरिज पे भी लगेगा। जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही रिच थे, और वो एक एक्टिव पार्ट था किसका, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड का। अब हम पढ़ते हैं ट्रेड के बारे में। जो विजयनगर एम्पायर था वो एनरिच था, यानी कि फुलफिल था पूरा, फ्लोरिशिंग ट्रेड, वहां ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से होता था। जो फॉरेन गुड्स थे जैसे कि अरेबियन हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क और श्रीलंकन एलिफेंट्स वो बेचे जाते थे मार्केट में। जो मेन आइटम थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे विजयनगर से, जो थे स्पाइसेस, मसाले, सुगर, सैंडलवुड, चंदन, कॉटन, क्लॉथ। ये पीपल हैड गुड ट्रेड रिलेशन विद द पोर्तुगीज इन गोवा एंड द अरब। जो लोग थे उनका बहुत ही अच्छा ट्रेड रिलेशन था पोर्तुगीज के लोगों के साथ, जो गोवा में थे, और अरब के साथ। बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, माइनिंग और मेटलर्जी इस टाइम पे फ्लोरिश हुए विजयनगर एम्पायर में। और जितने ये थे इन्होंने एम्पायर को बहुत ही रिच और प्रॉस्परस, जब बोलते हैं ना जब ट्रेड बहुत अच्छे लेवल पे होता है, तो वो जो किंगडम है वो बहुत ही क्या रिच और प्रॉस्परस था। अकॉर्डिंग टू डोमिनिगो पेस, इनके अकॉर्डिंग जो मार्केट थे विजयनगर के वो स्टॉक थे, उनमें क्या थे, राइस, व्हीट, ग्राम्स, यानी कि भरे पड़े रहते थे पल्सेस कॉर्न से, जो क्या थे, एक बहुत ही सस्ते थे और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल थे। यानी कि जब भी कोई चीज ज्यादा उसमें होती है ना क्वांटिटी में, तो वो सस्ती होती है। तो वैसे यहाँ के जो मार्केट थे वो भरे पड़े रहते थे, किसके अकॉर्डिंग, डोमिंगो पेस के अकॉर्डिंग। बिसाइड दिस देयर वाज अबंडेंस ऑफ रोटीज, यानी कि मणियां भी कितनी थी वहां, और डायमंड्स भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में थी, एमराल्ड्स, पर्ल्स और क्लोथ्स भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में थे। जो बहमनी किंगडम है उसमें क्या था, इंक्लूड करता था वो, एक तो उसमें क्या आएगा, नॉर्दर्न डेक्कन भी आएगा, और कहां तक, रिवर कृष्णा तक।
फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन महमूद गवर्न डिवाइड द किंगडम इनटू 8 प्रोविंसेस और तरफ, और बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो महमूद गवर्न उन्होंने डिवाइड कर दिया किंगडम को 8 प्रोविंसेस और तरफ में। जो हर एक तरफ था उसको गवर्न करता था तरफदार, यानी कि जिसको गवर्नर बोलेंगे। और कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो महमूद गवर्न थे उन्होंने डिवाइड किया जो पहले के 4 तरफ है उनको 2 ईच में, यानी कि 2-2 सेगमेंट में, सो एज टू चेक द पावर ऑफ ए तरफदार, ताकि वो देख सके कि जो तरफदार है, यानी कि उन्होंने इस 4 तरफ को फिर डिवाइड कर दिया 2 ईच में, यानी कि जितने 4 थे तो एक का उन्होंने कितना पार्ट बना दिया, 2 बना दिया, ये देखने के लिए कि जो तरफदार की पावर है वो कितनी अच्छी है, मतलब वो कितना अच्छा तरीके से देख रेख कर रहे हैं, अपनी पावर का सही यूज कर रहे हैं। जो बहमनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो मॉडल था किसके पैटर्न पे, दिल्ली सल्तनत के पैटर्न पे, और दिल्ली सल्तनत चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, वो आप देख सकते हो वीडियोस का। जो किंग है वो सुप्रीम अथॉरिटी थे स्टेट में, वो, और उसके बाद उनमें जो पावर थी वो रूलर की पावर थी, जज की थी, एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री लीडर, यानी कि उनमें जो ही वाज वेस्टेड विद द पावर ऑफ रूलर अ जज, यानी कि उनमें इतनी सारे की पावर थी एक ही में, और उनको रिगार्ड किया जाता था गॉड की छाया इस अर्थ पे। जो एक्सटर्नल सिंबल था किंग का, किंग की सोवेनिटी का, यानी कि जो राज्य वगैरह में काम करते थे अपना तरीका था, वो था उनका थ्रोन, उनका रॉयल अम्ब्रेला, आन बान शान और रॉयल स्टैंडर्ड और राइट ऑफ इश्यूइंग द करेंसी, यानी कि उनका जो अधिकार था करेंसी को इश्यू करने का, और जो स्ट्राइकिंग थी रॉयल नोबाट, यानी कि ड्रम की 5 टाइम्स, यानी कि जो बजता था वो एक दिन में 5 बार, और जो रीडिंग थी खुतबा, यानी कि वो पढ़ते थे खुतबा को किसके नेम पे, जो सोवरेन है उनका, यानी कि जिसको अपने से ऊंचा मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं। Though theoretically the king's authority was unlimited, जो किंग की अथॉरिटी थी वो अनलिमिटेड थी। In practice he took the advice of his council of minister, और अपने council of minister की एडवाइस लेते थे क्या, स्टेट पॉलिसी के जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको डिसाइड करने में। और जो चीफ ड्यूटी थी इन मिनिस्टर की वो थी was of course implicit obedience to the king wishes, यानी कि जो भी किंग की विशेष थी उसको मानते थे। They held office during his pleasure, और उनके प्लेजर के टाइम पे वो ऑफिस, यानी कि जब उनका खाली टाइम रहेगा या जब उनका ऐसा टाइम रहेगा जहां पे वो एंटरटेनमेंट करे तो वो ऑफिस को हेल्ड करते थे उस टाइम पे, और रिस्पॉन्सिबल थे उनके लिए स्मॉलेस्ट मैटर्स में भी, किसके लिए, किंग्स के लिए, किंग के लिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था ये क्या था, जो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे उनको जाना गया इससे वकील उस सुल्तनत से, और जो उनकी अथॉरिटी थी His authority was second only to the kings, उनकी जो अथॉरिटी थी वो किंग के बाद थी। He is regarded as the equivalent to the नायब सुल्तान, उनको माना जाता था नायब सुल्तान के बराबर, दिल्ली सल्तनत के जो नायब सुल्तान थे उनके बराबर। जो भी फार्मर्स थे वो इश्यूड होते थे किंग, ऑल फरमान्स, जो भी फरमान थे वो इश्यूड होते थे किंग के थ्रू। Bore his seal in the bottom left-hand corner. He advised the king on all matters of foreign policy and internal administration. जो फरमान थे, ठीक है, तो वो कौन इशूड कौन करता था, किंग बोर्ड हिज सील इन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है, और वो क्या कर देते थे, वो जो बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे उनकी जो सील थी, ठीक है, जो उनके ठप्पे थे वो इश्यूड करते थे फरमान्स के फॉर्म में। आपने देखा होगा ना, जैसे आपने पहले के नाटक भी देखे होंगे, शो देखे होंगे, तो उनमें जो किंग के फरमान थे तो होते थे ना, वो एक रोल टाइप के कैलेंडर, जैसे कैलेंडर का शेप होता है वैसे में थे ना, तो वही, ठीक है, बॉटम पे उनकी सील लग जाती थी, कौन, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। He advised the king on all matter of foreign policy, वो एडवाइस करते थे किंग को जो भी फॉरेन पॉलिसी का मैटर था और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट टू द वकील उस सल्तनत वाज अमीर उज जुमला, और फिर इसके बाद वकील उस सल्तनत के बाद कौन था नेक्स्ट, अमीर जुलवा पोजीशन में, और या जिसको बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी कि अभी तो हमने पढ़ा प्रिंसिपल मिनिस्टर ये थे, ठीक है, उनकी जो अथॉरिटी थी वो किंग के बाद दूसरी थी, और वो उनको रिगार्ड किया जाता था नायब सुल्तान किसके, दिल्ली सुल्तानत के, और जितने भी फरमान थे वो किंग के, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उसकी जो किंग के नाम पे जो सील है, ठीक है, उसको बॉटम पे लगाते थे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, यानी कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर के। ही एडवाइज द किंग, यानी कि वो सभी मैटर्स फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको क्या देते थे, एडवाइस देते थे, सलाह देते थे। अब उनके बाद कौन थे, अमीर जुल्मा, यानी कि जो मिनिस्टर थे फाइनेंस के, उनकी जो ड्यूटी थी उनको कंसिस्टेड, इसमें बहुत सारे क्या थे, फाइनेंसेस थे किंगडम के, और वो चार्ज पे थे एनुअल पेमेंट के, जो बनाए जाते थे किसके थ्रू, जागीरदार के थ्रू, रॉयल ट्रेजरी में, जो रेवेन्यू रिसीव करते थे क्राउन लैंड से, और जो ट्रिब्यूट रहते थे ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस से। बट वेरी ऑफन दिस ऑफिस वाज कंबाइंड विद दैट ऑफ वकील एंड कन्फर्ड ऑन वन पर्सन, बहुत ही जल्दी ये जो ऑफिस उसको कंबाइन किया गया वकील का ऑफिस के साथ, और फिर क्या माना गया, इसमें अलग अलग पर्सन उन्होंने चूज नहीं किए, अब उन्होंने इलेक्ट किया एक ही पर्सन। जो अमीर जुमला है वो असिस्ट, यानी कि उनको किसका सपोर्ट मिलता था, सबऑर्डिनेट ऑफिसर का, जिनको बोलते थे मुस्तफी उल मुल्क, और फिर इनके अलावा एक डिप्टी हेड भी था फाइनेंस डिपार्टमेंट का जिसको बोला गया वजीर।
वजीरी कुल वॉज लाइक द प्राइम मिनिस्टर, वो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह थे वजीरी कुल, जो सुपरवाइज करते थे अदर मिनिस्टर के काम को, देखते थे और क्या छोड़ते थे, मतलब क्या नहीं देखते थे, वकील उस सल्तनत का नहीं देखते थे काम, वो केवल किसको देखते थे, जो दूसरे मिनिस्टर है। वजीर अशरफ was the foreign अफेयर मिनिस्टर थे ये, और सदर ए जहान यूज्ड टू बी द हेड ऑफ जुडिशियल के हेड थे, एक्सेसियस्टिकल के हेड थे और चैरिटीज डिपार्टमेंट के थे। ये जो स्टूडेंट ये है एसेसियस्टिकल, तो ये इसका मतलब होता है जो चर्च इंस्टीट्यूशन है उसके हेड थे ये। कोटवाल वाज द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, जो कोटवाल थे वो हेड थे पुलिस डिपार्टमेंट के, रिस्पॉन्सिबल थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के। अब हम पढ़ेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर। जो विजयनगर एम्पायर है, यानी कि जो रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, वो ग्रेट बिल्डर और पैट्रोन थे आर्ट और आर्किटेक्चर की। जो सिटी थी विजयनगर की, कैपिटल थी इस एम्पायर की, वो कैरेक्टर्स थी बहुत ही डिस्टिंक्ट लेआउट, उसका बिल्डिंग स्टाइल भी अच्छा था। बहुत ही सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे उन्होंने इस सिटी को देखा, उसके बारे में लिखा, और उनमें से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसके उससे मिलती है, जिसने लिखा है निकोलो डी कॉन्टी ने कुछ लिखा है, वो एक इटालियन ट्रेडर थे। अब्दुल रज्जाक एक एम्बेसडर थे जिनको पर्शिया के रूलर ने सेंड किया था, यानी कि भेजा था। ड्यूरेट बारबोसा, डोमिंगो पेस एंड फर्नाओ नूनीज पुर्तगाल से थे, जो बहुत ही हाईली स्पीक करते थे आर्किटेक्चर, और यहाँ की जो ग्रैंडर था, यानी कि जो बहुत ही चमक धमक थी, बहुत ही क्या था, यहाँ की जो विजयनगर सिटी की शान थी, शौकत थी। अब्दुल रज्जाक ये हाईली इंप्रेस थी, किससे, फोर्टिफिकेशन से, यानी कि जो एक किला वगैरह थे इस सिटी में बनाए गए, इनसे इंप्रेस थे। और उन्होंने मेंशन किया 7 लाइन फॉल्ट की, जो एनसर्किल करती है सिटी को ही नहीं पर एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड को और फॉरेस्ट को भी। जो फॉल्ट है वो The fault was entered through well guarded gates, यानी कि वहां पे वेल गार्डेड गेट से उससे गुजर के उनके जाना पड़ता था फॉल्ट में, जो लिंक्ड था सिटी से मेजर रूट्स में। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन विजयनगर इज द लोटस महल है, और जो हिस्टोरियंस थे वो बिलीव करते हैं कि जो ये क्या था, एक काउंसिल चैम्बर था जहां की जो किंग है वो अपने एडवाइजर से मिलते थे। जो लोटस महल है उसमें 9 टावर है, एक सेंट्रल वन है और एक अलोंग द साइड, यानी कि बीच में एक सेंटर है और उसके अगल बगल क्या है, 8 है। जो ड्रिल्स थे, यानी कि जो बचे हुए रिमेन्स है हम्पी के, वो दिखाते हैं आर्किटेक्चर स्प्लेंडर कहाँ का, विजयनगर एम्पायर का, उसके बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा था। ये जो रिमेन्स है इनको लाइट में लाया गया, यानी कि इनको जब देखा गया किसके थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, जो वहां काम करता था, एक इंजीनियर था, इसने नाम दिया कोलिन मैकेंजी इन 1800, यानी कि इसका जो नाम था ये था कोलिन मैकेंजी 1800 में। तो ये लाया, यानी कि इसने जब देखा तो तब पता चला इसको, और इसने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंजीनियर था ना, तो इसने क्या किया, इसको लाइट, यानी कि जब इसने इसको देखा। जो मेन फीचर्स थे आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी के वो थे, हम्पी एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, और ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वॉल्स में, इसमें कोई भी मोटर सीमेंट को यूज नहीं किया गया है, नो मोटर सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज। देखिए कितना अच्छा बनाया बिना इसके। इंस्टेड द स्टोन्स वर पुट टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग, और स्टोन का ही काम है जिनको इंटरलॉक किया गया, यानी कि एक के साथ एक को लॉक किया गया है, तो ऐसे करके बनाया गया है ये फोर्टिफाइड सिटी कौन, हम्पी। जो बिल्डिंग्स है रॉयल कॉम्प्लेक्स में वो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्क है, आर्क मतलब ये ऐसे घूमट टाइप के बनाते थे ना शेप, कैसे शेप, ये आर्क, ये ऐसे शेप में, ठीक है। तो ये हो गए, क्या बोलेंगे इनको, आर्किस, डोम्स और पिलर्ड हॉल्स बनाए गए थे। देयर एग्जिस्टेड वेल प्लान ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन, वहां क्या थे, वेल प्लान ऑर्चार्ड्स बनाए गए थे, और प्लेजर गार्डन यानी कि अपने को मनोरंजन करने के लिए गार्डन्स विद वेरियस स्कल्पचरल मोटिव्स, बहुत ही अच्छे काम किया गया वहां, सच है जैसे कि लोटस और कॉर्बेल्स में था। जो टेम्पल्स और प्लेसेस थे वो फॉर्म्ड वे एक हब में बनाया गया, उनको हब बनाया गया उनका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का। जो मोस्ट फेमस टेम्पल्स थे ये थे हजाराराम टेम्पल, विरूपाक्षा, ये फॉर्म ऑफ क्या थे, सिमा टेम्पल, विठल टेम्पल, और ये जो टेम्पल है इनमें मंडपास है, पेविलियंस है। तो पेविलियंस कैसा होगा स्टूडेंट, ये इसमें पेविलियंस इसको बोलेंगे जिसमें कि क्या करते हैं, इसका ये टॉप रहता है, तो ऐसे इसको बोलते हैं पेविलियंस। तो ये बनाया गया। एंड लॉन्ग पिलर कॉरिडोर्स, यानी कि बड़े बड़े पिलर वाले छज्जे बनाए गए, दैट ऑफन रन अराउंड द श्राइन्स विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो किधर की तरफ ले जाते हैं, देवी देवताओं की तरफ ले जाते हैं, जिधर उनका वे होगा, ठीक है, उसी टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो महानवमी फेस्टिवल है, उसको आज के जमाने में नवरात्रि साउथ में माना जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था जो सेलिब्रेट किया जाता था हम्पी में, कौन सा, महानवमी फेस्टिवल। और ये एक एविडेंट यानी कि एक साक्ष्य है, कहां से, महानवमी डिब्बा और प्लेटफॉर्म फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एट हम्पी। तो इससे हमें पता चला है कि यहाँ पे क्या था, महानवमी डिब्बा से हमें ये एविडेंट मिला है, प्लेटफॉर्म
जो हम पाया गया है वो आर्कोलॉजिस्ट से ने देखा है, यानी कि हम्पी पे इन्होंने ये ढूंढा, ये स्टडी किया। इट इज बिलीव दैट द किंग यूज्ड टू रिसीव गेस्ट, और ये माना जाता है कि जो किंग थे वो रिसीव करते थे अपने मेहमानों को, गेस्ट को, और एक्सेप्ट करते थे ट्रिब्यूट सबऑर्डिनेट चीफ से इस प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा जो किंग थे वो वॉच करते थे सेरेमनीज को, जो भी सेरेमनी उस टाइम होती होंगी ओकेजन पे, जो इन ओकेजन पे परफॉर्म की जाती थी, जैसे नवरात्रि वगैरह सेलिब्रेशन होता था इसका, जिसमें की जो वॉरशिप है यानी कि मूर्ति की पूजा, स्टेट हॉर्स की, जो राज्य के हॉर्स है, ठीक है, उनकी पूजा, डांस किए जाते थे, रेसलिंग मैच होते थे, और प्रोसेशन होते थे हॉर्स के, यानी कि लाइन बाय लाइन जाते हैं ना वो होते थे, एलिफेंट, चैरियट्स और सोल्जर्स के होते थे। The images in the central shrine of the हजारा राम टेम्पल, जो सेंट्रल साइन यानी कि जो इमेजेस है हजारा राम टेम्पल की, ये मिसिंग है, यानी कि ये नहीं है वहां पे मौजूद। जो स्कल्पचर पैनल थे इन वॉल्स में, वो डिपिक्ट करते हैं सीन को रामायण के, वो यहाँ देखे जा सकते हैं। जो विरूपाक्षा टेम्पल है उसको सेंचुरीज में बिल्ड किया गया, बहुत टाइम लगा। और जो हॉल है इसके आगे, वो एक मेन श्राइन है जिसको बिल्ड किया गया, कृष्णदेव राय ने बिल्ड किया है टू मार्क हिज एसेशन, यानी कि ये देखने के लिए कि जब उनका वहां साम्राज्य था, जो वो गद्दी पे बैठे थे, तो विरूपाक्षा टेम्पल के सामने एक हॉल बनाया गया, ठीक है। ये एक मेन श्राइन है जिसको बिल्ड किया गया कृष्णदेव राय ने, ताकि वो जो जब गद्दी पे बैठे तो उसको मार्क, यानी कि जो दिखाता है कि इस टाइम पे उनका साम्राज्य था। जो विठला टेम्पल है उसमें बहुत सारे हॉल्स है, और एक यूनिक श्राइन है इन द फॉर्म ऑफ ए चैरिट के फॉर्म में। और जो एलिफेंट है वो एलिफेंट स्टेबल इज वन अमंग द फ्यू लीस्ट डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर। जो एलिफेंट स्टेबल है वो एक फ्यू लीस्ट डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर, यानी कि थोड़ा नस्टोरिक है वो, ठीक है, और हम्पी में। दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर विद रो ऑफ डोम चैम्बर, और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसमें कि रो है डोम चैम्बर की जिसको जहां रॉयल एलिफेंट रखे जाते थे। स्टेप टैंक, जो टैंक था उसमें बहुत ही ज्यादा स्टेप है, हैविंग अ ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, उसका यूनिक स्ट्रक्चर है, दैट यूज्ड टू बी फेड बाय अ वाटर शूट, बिसाइड देयर आर टैंक्स अटैच्ड टू द टेंपल्स, और यहाँ पे यूज किया जाता था, ठीक है, उसको वाटर शूट से। इनके अलावा जो टैंक है वो भी अटैच है टेम्पल्स में, जिनको बोला गया पुषा करानीज। तो इनको जो टैंक है जो टेम्पल से अटैच है उनको बोला गया पुषा करानीज। स्टूडेंट बहमनी किंगडम के बारे में। द बहमनी रूलर्स वर ग्रेट बिल्डर्स एंड बिल्ड मॉस्क। जो बहमनी रूलर है वो बहुत ही बड़े ग्रेट बिल्डर थे, और बिल्ड उन्होंने की बहुत ही ज्यादा मॉस्क, यानी कि मस्जिद, फोर्ट्स, पैलेसेस और टूम्स। जो मोस्ट फेमस है इनमें वो है जामी मस्जिद, वो गुलबर्ग में है, और जो मोहम्मद गवान की मदरसा है वो बिदार में है, और चांद मीनार कहाँ है, बिदार में। जो सक्सेसर है बहमनीज के वो उन्होंने जो 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उनके, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया आर्ट और आर्किटेक्चर के फॉर्म में वहां पे पीरियड में, अपने जब भी उनका शासनकाल रहा होगा। एमंग द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड बाय देम, जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई उनमें से जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग बनाई थी उनमें है गोल गुंबज एट बीजापुर में। ये एक टूम्ब है, आदिल शाह बीजापुर के थे उनकी। गोल गुंबज एक बहुत ही बड़ी डोम है इंडिया में, और इसका एक यूनिक फीचर है कि इसमें क्या होता है, विस्परिंग इफेक्ट है इसका, यानी कि जो आवाज है ना हमारी बोलने की, हल्की आवाज में भी बोलेंगे हम, तो ये क्या होती है, इकोड, यानी कि गूंजती है वहां। इन विच द डोम कैरीज द टिनियस्ट विस्पर, और इसमें जो डोम है उसमें क्या है, टिनियस विस्पर है इस डोम के अराउंड, और वापस आती है ये रिटर्न इट टू द पर्सन, यानी कि वो जो हमारी आवाज है ना, अगर हम धीमी आवाज में बात करेंगे तो ये हमें पे लौट के आएगी कितना, 9 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स हमें सुनाई देगी। अनदर फेमस बिल्डिंग बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इज द चार मीनार हैदराबाद। ये जो पिक देख रहे हैं हम चार मीनार हैदराबाद की, ये जो दूसरी फेमस बिल्डिंग बनाई रूलर्स ने गोलकुंडा के, जो कहाँ है, चार मीनार हैदराबाद में है। अब यहाँ पे पिक्टोरियल ट्रिप बता रखी है हम्पी, पिक्टोरियल ट्रिप टू हम्पी, यानी कि हम्पी में आपको क्या क्या दिखेगा। ये लोटस टेम्पल, महानवमी टिब्बा, एलिफेंट स्टेबल, विठला टेम्पल, हजाराराम टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, मड्डपा, स्टेप्ड टैंक और पुष्करणी टैंक एट कृष्णा टेम्पल। तो इतने सारे आपको दिखाएंगे। अब विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम क्या था, जो विजयनगर एम्पायर है उसको देखा गया, फाउंड किया गया, खोजा गया 2 ब्रदर्स ने, हरिहर और बुक्का ने 1336 में। जो बहमनी किंगडम उसको फाउंड किया अलाउद्दीन हसन ने, वो एक अफगान एडवेंचर थे 1347 में। हरिहर बुक्का फ्यूडेटर्स थे किसके, काकतियास वरंगल के, और अलाउद्दीन हसन फ्यूडेटरी थे किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। जो विजयनगर एम्पायर है उसमें क्या इंक्लूड है, प्रेजेंट डे कर्नाटका, नॉर्दर्न तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उन्होंने फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ कटक तक इतना एक्सपेंड किया खुद को। जो बहमनी किंगडम है वो इंक्लूड करता है पूरा नॉर्दर्न डेक्कन, कहां तक,
रिवर कृष्णा तक। कृष्णदेवराय तुलुवा डायनेस्टी के इन्होंने रूल किया 1509 से 1530 तक। मोस्ट फेमस रूलर थे इस एम्पायर के। जो फेमस रूलर हैं बहमनीज के, जिसमें की है अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमनी और अहमद शाह फर्स्ट। और जो बहमनी किंगडम है वो एक अपनी ग्लोरी के हाइट पे पहुंच गया था प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी, जब मोहम्मद गवर्न की रही वहां। जो रूलर्स हैं विजयनगर के वो अपने को बोलते थे रायास और मॉडल करते थे अपनी गवर्नमेंट ट्रेडिशन जो फॉलो करते थे। चोलास कौन तमिलनाडु में और होयसलास जो कर्नाटका में। जो बहमनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो मॉडल किया गया किसके पैटर्न पे, जो दिल्ली सल्तनत का पैटर्न था। जो किंग था वो कंसिडर माना जाता था भगवान के बराबर और वो सुप्रीम पावर है उस एम्पायर की। यहाँ पे जो बहमनी किंगडम में किंग है उनको रिगार्ड किया गया छाया है गॉड की इस अर्थ में। जो विजयनगर एम्पायर उसको डिवाइड किया गया राज्यस और मंडलम जिनको बोला गया प्रोविंसेस, जो फर्दर सब डिवाइडेड इन नाडू डिस्ट्रिक्ट, इस्तला सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रामास विलेजेस में। जो बहमनी किंगडम है उसको डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में जिनको बोला गया तरफ और जिनको गवर्न किया दरफदार यानी कि गवर्नर ने। जो किंग है उनकी हेल्प कौन करते थे, इंपीरियल काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहमनी किंगडम में जो किंग थे उनको कौन हेल्प करता था, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो विजयनगर एम्पायर है उसको जाना गया अपनी मैग्निफिसेंट यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, अपने आर्ट और आर्किटेक्चर जो उन्होंने बनाया। जो मोस्ट फेमस थे इनमें विठला टेम्पल, हजारा राम टेम्पल और लोटस महल। और जो बहमनी किंगडम है ये भी ग्रेट बिल्डर थे, इन्होंने मोस्ट फोर्ट पैलेसेस टोम्स बनाई। जो मोस्ट फेमस इनमें जामी मस्जिद, महमूद गवान्स मदरसा, गोल गुम्बद और चार मीनार। जो विजयनगर एम्पायर उन्होंने अपनी ग्लोरी को खो दिया था तो वो डिफीट हो गए थे डेक्कन स्टेट से। इन किस वाली बैटल में, तलीकोटा की बैटल में 1565 में। जो बहमनी डायनेस्टी है वो कब उसका एंड हुआ 1538 में। जो बहमनी किंगडम से उन्होंने क्या किया, जब डिवाइड हो गई वो 5 इंडिपेंडेंट किंगडम में जिनको बोला गया अहमदनगर, बरात, बिदार, बीजापुर और गुलकंडा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनका डिफरेंस ध्यान रख सकते हो, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कंपैरेटिव स्टडी दे रही है विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। और ये चैप्टर होता है फिनिश। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, शेयर करना ना भूलें।